हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था पर चर्चा की है। इस वीडियो में हम न्यायपालिका की भूमिका, रोल या फंक्शन ऑफ जुडिशरी पर चर्चा करेंगे। वो कौन कौन सी भूमिकाएं हैं जिनके निर्वाह न्यायपालिका करती है, आइए उस पर प्रकाश डालते हैं। वर्तमान समय में न्याय विभाग द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला, अभियोगों का निर्णय करना। विभिन्न व्यक्तियों में विचारों और स्वार्थों का भेद होने के कारण व्यक्तियों के बीच दीवानी और फौजदारी और माल संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। न्याय विभाग का सर्वप्रथम कार्य विद्यमान कानूनों के आधार पर इन विवादों का निर्णय करना होता है। प्राचीन काल से ही सभी देशों में न्याय विभाग के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाते रहे हैं। दूसरा है कानूनों की व्याख्या। कानूनी की भाषा सदैव स्पष्ट नहीं होती। आम व्यक्ति के लिए तो कानून की भाषा का अर्थ लगा पाना मुश्किल ही होता है। अनेक बार कानून की भाषा के संबंध में अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रत्येक परिस्थिति में कानूनों की अधिकारपूर्ण व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका का है। न्यायपालिका के द्वारा ही कानूनों की व्याख्या की जाती है। न्यायालय द्वारा दी गई इस प्रकार की व्याख्या को किसी कानून के समान ही मान्यता प्राप्त होती है। तीसरा है औचित्य के आधार पर कानून का निर्माण। कानूनों का स्वतंत्र स्वरूप चाहे कितना ही विस्तृत क्यों न हो, न्यायालय में अनेक ऐसे विवाद उपस्थित होते हैं, ऐसे केस उपस्थित होते हैं जिनका निर्णय वर्तमान कानून के द्वारा नहीं किया जा सकता। न्यायालयों के द्वारा इस प्रकार के विवादों का निपटारा विवेक, औचित्य व स्वाभाविक तथ्य के सिद्धांत पर आधारित होकर किया जाता है। न्यायाधीश महोदय के द्वारा औचित्य, धर्म व सत्य के आधार पर जो निर्णय होता है या करते हैं वह एक परंपरा को जन्म देता है, और यदि यह न्यायाधीश भी समान परिस्थितियों में इसी प्रकार का निर्णय करे तो परंपरा के आधार पर एक नवीन कानून का निर्माण होता है जिसे केस लॉ कहते हैं। केस लॉ अर्थात जब किसी केस के संबंध में वर्तमान कानून में कोई व्याख्या न हो तो न्यायाधीश महोदय उस केस को सत्य और रीति रिवाज, परंपरा और अपने औचित्य के आधार पर जब निर्णय करते हैं तो उस निर्णय को एक कानून की मान्यता प्राप्त होती है, और ऐसे निर्णय को केस लॉ कहा जाता है। चौथा है व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा। व्यक्तियों की स्वतंत्रता में जो बाधा उत्पन्न होती है वह दो तरह से हो सकती है, अन्य व्यक्तियों द्वारा या राज्य द्वारा। न्याय विभाग इन दोनों ही बाधाओं को दूर करने हेतु व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है। यदि एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयत्न करता है तो पीड़ित पक्ष न्यायालय की शरण लेकर शक्तिशाली व्यक्ति को ऐसा कार्य करने से रोक सकता है और उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों के लिए दंड दिलवा सकता है। वर्तमान समय की प्रकृति यह है कि व्यक्ति और राज्य के संबंधों को संविधान द्वारा ही मर्यादित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में न्याय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या किन्हीं पदाधिकारियों द्वारा संवैधानिक या कानूनी मर्यादा भंग करने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण लेकर उनको ऐसा कार्य करने से रोक सकता है। इस प्रकार न्याय विभाग व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है। पांचवा है संविधान के रक्षण का कार्य। न्याय विभाग संविधान की पवित्रता तथा उसमें प्रतिपादित व्यवस्था की रक्षा का कार्य भी करता है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों के संविधान कठोर हैं। उनमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर किया जाता है और संविधान द्वारा व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका संविधान के प्रतिकूल कार्य करती है तो न्यायपालिका इस प्रकार के कानूनों या कार्यों को संवैधानिक घोषित करते हुए संविधान की रक्षा का कार्य करती है। संस्थात्मक राज्य में तो संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन भी किया जाता है
और न्यायपालिका इस बात का ध्यान रखती है कि केंद्रीय सरकार या सरकारें संविधान द्वारा दिए गए इन शक्ति विभाजन के विरुद्ध कोई कार्य न करे। छठवां है परामर्श संबंधी कार्य। अनेक देशों में इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि न्यायपालिका निर्णय देने से साफ साफ कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने का कार्य भी करती है। यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा इस प्रकार का परामर्श मांगा जाए, उदाहरण इंग्लैंड में प्रिंसी काउंसिल की न्यायिक समिति से सरकार प्रायः वैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर परामर्श लेती है। कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय का एक कार्य यह है कि वह गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श दे। ऑस्ट्रेलिया, पनामा, बल्गारिया, स्वीडन, भारत आदि देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। भारत न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका को मांगे जाने पर कानूनी परामर्श हमारे देश में भी देने की परंपरा है। सातवां है घोषणात्मक निर्णय प्रदान करना। कभी कभी जाने या अनजाने में व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण कर लेती है जो अस्पष्ट या पूर्व निर्धारित कानूनों के विरुद्ध होते हैं। न्यायालयों को ऐसी कानूनों के संबंध में घोषणात्मक निर्णय देने का अधिकार है। अनेक राज्यों में इस प्रकार की भी व्यवस्था की कि बिना किसी प्रकार के विशेष मुकदमे के ही व्यक्ति कानून का स्पष्टीकरण या उसके औचित्य एवं अनुचित्य के संबंध में निर्णय मांग सकते हैं। न्यायालयों द्वारा दिए गए इस प्रकार के निर्णय भी घोषणात्मक निर्णयों के अंतर्गत आते हैं। आठवां है लेख जारी करना। सामान्य नागरिकों या सरकारी अधिकारियों के द्वारा जब अनुचित या अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई कार्य किया जाता है तो न्यायालय उन्हें ऐसा करने से रोक सकता है और इस प्रकार के कार्य को रोकने के लिए वह विविध प्रकार के लेख जारी करता है। इस प्रकार के लेखों में बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध का लेख प्रमुख है। नौवां विविध कार्य। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त न्यायालय अन्य विविध कार्यों का भी संपादन करते हैं। जैसे न्यायालय अपने अधीन विविध कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, सार्वजनिक धन के ट्रस्टी की नियुक्ति करता है, वसीयतनामे को रजिस्टर करता है, अल्पसंख्यकों के संरक्षकों की नियुक्ति करता है और ऐसे मृत व्यक्तियों की संपत्ति का प्रबंध करते हैं जिनका कोई उत्तराधिकारी प्रबंधक न हो। अव्यवस्थित व्यापारिक संस्थाओं के प्रबंध की भी व्यवस्था न्यायालय के द्वारा होती है। इस प्रकार न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत तथा महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका के दो प्रकार होते हैं। एक है प्रथम स्वतंत्र न्यायपालिका और दूसरा प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आशय एक ऐसी न्यायपालिका से है जो देश की सरकार और वो राज्य व्यवस्था से जुड़ी होती है और उसके प्रति मूलभूत उसके विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होती है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है वह शासन पर नियंत्रण नहीं रखती, वह तो उसी प्रकार से शासन की नीति को क्रियान्वित करने के लिए प्रयत्नशील रहती है जैसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। इसे हम प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहते हैं। सामान्यतः उदारवादी लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका के विचार को सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाओं में प्रतिबद्ध न्यायपालिका की धारणा को मान्यता प्राप्त है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। भारत में 1970 और 30 के वर्षों में 70 से 30 वर्षों के मध्य कांग्रेस दल ने जुड़े हुए कुछ युवा तत्वों और कुछ वामपंथी तत्वों द्वारा प्रतिबद्ध न्यायपालिका को अपनाने की आवश्यकता बताई गई थी, लेकिन इस विचार को सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। वस्तुतः उदारवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिबद्ध न्यायपालिका जैसी स्थिति को नहीं अपनाया जा सकता और न ही अपनाया जाना चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र हो तभी उसके द्वारा संविधान की रक्षा, शासन की मनमानी पर नियंत्रण और नागरिक अधिकारों की रक्षा का कार्य किया जा सकता है। भारत में हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वह कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका से पूरी तरह अलग है और हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका कार्य करती है। इसका किसी भी व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्ध होना आवश्यक नहीं है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और उसके द्वारा विविध प्रकार के कार्य किए जाते हैं, लेकिन न्यायपालिका इस प्रकार के कार्यों को उसी समय कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकती है जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से हमारा आशय यह है कि न्यायपालिका को कानूनों की व्याख्या करने और न्याय प्रदान करने के संबंध में स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और उन्हें कर्तव्य पालन में किसी से अनुचित तौर पर प्रभावित नहीं होना चाहिए। सीधे साधे शब्दों में इसका आशय यह है कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका किसी राजनीतिक दल, किसी वर्ग विशेष एवं अन्य सभी दबावों से मुक्त रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अमेरिकन राष्ट्रपति टॉफ्ट ने कहा है कि सभी मामलों में, चाहे वे व्यक्ति तथा राज्य के बीच में हो, चाहे अल्पमत और बहुमत के बीच में हो, चाहे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से शक्तिशाली और निर्बल के बीच में हो, न्यायपालिका को निष्पक्ष रहना चाहिए और बिना किसी पक्षपात किए या भय के निर्णय नहीं देना चाहिए। डॉक्टर गार्नर महोदय ने भी इस संबंध में लिखा है कि न्यायाधीशों में सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता न हो तो न्यायपालिका का सारा ढांचा खोखला प्रतीत होता है और इस ऊंचे उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व को ध्यान में रखते ही भारतीय न्यायपालिका को व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। धन्यवाद।